इस वीडियो में हम देखेंगे, पिछले वीडियोज़ में हमने देखे थे कि निवास स्थिति के निर्धारण के क्या नियम है, जिसमें हमने तय किया 3 तरह की निवास स्थिति हो सकती है हमारी: साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। इस वीडियो में देखेंगे कि निवास स्थिति के अकॉर्डिंग हमारी आय का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इनकम क्या हो सकती है, मतलब किस तरह की इनकम पे हमें टैक्स देना होगा और किस तरह की इनकम पे हमें टैक्स नहीं देना होगा। इसको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें हम देखे थे निवास स्थिति के आधार पे जो हमारा स्कोप ऑफ इनकम है या जो कर का भार है, हमारा टैक्स इंसिडेंस है, वो तय करता है फर्स्ट जो निवासी व्यक्ति है, चाहे वो वेस्टी हो, एचयूएफ हो, फर्म हो या कंपनी हो। यदि कोई निवासी है तो फिर उसको भारत में 3 तरह की इनकम पर टैक्स देना होगा। ऐसी इनकम जो भारत में प्राप्त हुई है अथवा प्राप्त समझी गई है, मतलब या तो एक्चुअल में प्राप्त हमको हो गई है या फिर इसको ऐसा माना गया कि भारत में प्राप्त हो जाएगी हमें। सेम इसी तरीके से कोई इनकम जो भारत में कमाई गई है अथवा कमाई हुई समझी गई है। एक होता है प्राप्त करना, एक होता है कमाना। जैसे सपोज करो कि आप बिजनेस करते हैं या फिर आप नौकरी करते हैं, तो जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो जगह कहलाएगी जहाँ आप इनकम अपन अर्जित कर रहे हैं। यदि इनकम आपको वहीं मिल रही है जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, तो प्राप्ति की जगह वह होगी। हो सकता है कि आप जैसे सपोज करो कि इंडिया का कोई व्यक्ति है, उसको विदेश में किसी जगह पर कुछ समय के लिए या काम करने के लिए बाहर भेजा गया है, तो हो सकता है वो काम तो भारत के बाहर कर रहा हो पर वेतन उसको सैलरी के जो अकाउंट है उसका इंडिया में वहीं मिल रहा हो। तो इस स्थिति में जो कमाने की जगह होगी वो तो भारत के बाहर होगी, लेकिन जो प्राप्त करने की जगह वो कहाँ हो जाएगी, अपनी भारत में हो जाएगी। तो 2 अलग जगह होती हैं। जहाँ आपने काम किया है वो अपनी उपार्जित की जगह है, जहाँ हमने प्राप्त किया है वो हमारा प्राप्ति की जगह है। इसमें से कोई भी इनकम जो भारत में कमाई गई है तो भी निवासी के लिए कर योग्य होगी, भारत में प्राप्त की है तो भी निवासी के लिए कर योग्य होगी। और ऐसी आय जो विदेशी आय है, भारत के बाहर कमाई है वहीं आपने प्राप्त किया, तो भी इसमें निवासी व्यक्ति को टैक्स देना होगा। यानी तीनों तरह की इनकम में चाहे कमाया है चाहे प्राप्त किया है, कोई एक घटना घटी है भारत में या दोनों ही घटनाएं भारत के बाहर घटी हैं, तो भी इसको इस पर टैक्स देना होगा निवासी व्यक्ति को। यदि वो असाधारण निवासी है, तो असाधारण निवासी यदि वो है, तो असाधारण निवासी की स्थिति में यदि वो भारत में प्राप्त की है अपने आय या प्राप्त समझी गई है तो उसको टैक्स देना होगा। भारत में कमाई गई है या कमाई गई समझी गई है तो इसको टैक्स देना होगा। भारत के बाहर जो कमाई है और वहीं आपने प्राप्त की है, मतलब विदेशी इनकम है, उसका यदि कंट्रोल भारत से होता है तो आपको टैक्स देना है, नहीं तो आपको टैक्स नहीं देना है। मतलब ये आपकी कंडीशनल है, ये जो है वो कंडीशनल है। यदि कंट्रोल भारत से होता है तब तो विदेशी इनकम पे टैक्स देना है, यदि कंट्रोल भारत से नहीं होता है तो फिर हमें विदेशी इनकम पे टैक्स नहीं देना है। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, निवासी व्यक्ति को तीनों ही तरह की इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, चाहे भारत में कमाई हो, चाहे प्राप्त की हो, चाहे भारत के बाहर हुई हो। पर असाधारण निवासी के लिए भारत में कमाई है तो टैक्स देना है, भारत में प्राप्त की है तो टैक्स देना है। विदेशी इनकम है मतलब भारत के बाहर कमाई है वहीं प्राप्त की है, लेकिन जिसका कंट्रोल भारत से होता है, तो ऐसी इनकम पे फिर हमको टैक्स तभी देना है जब भारत से नियंत्रण होता है, नहीं तो अपने को टैक्स नहीं देना है। थर्ड कंडीशन इसमें अपनी आती है इसके बाद अनिवासी की। अब अनिवासी व्यक्ति के लिए यदि करदाता भारत में अनिवासी है, यानी जो हमारी पहली शर्त को पूरी नहीं करता है, जो अनिवासी व्यक्ति है, उस अनिवासी को कर देना होगा ऐसी इनकम जो उसने भारत में प्राप्त की अथवा प्राप्त हुई समझी गई है। उसको ऐसी इनकम पे भी कर देना होगा जो भारत में कमाई गई है अथवा कमाई गई समझी गई है, मतलब यहाँ पे आपको अर्न की है, उपार्जित आपने यहाँ की है, तो भी उसको टैक्स देना होगा। ऐसी इनकम जो विदेशी है, जो भारत के बाहर कमाई है वहीं प्राप्त की है, ऐसी इनकम पर अनिवासी व्यक्ति को कर नहीं देना होता है। लेकिन यदि अनिवासी व्यक्ति को भारत के किसी निवासी अथवा असाधारण निवासी से कोई उपहार मिलता है, तो उपहार जो होगा वो हमारे लिए कर योग्य होगा, कुछ अपवाद की स्थितियों को छोड़कर। अपवाद क्या क्या है हमारे? अपवाद ये हैं, यदि आपने कोई उपहार घर यहाँ से किसी साधारण निवासी ने या निवासी ने यदि कोई उपहार दिया है अनिवासी को कैश के रूप में, यहाँ से बैंक से ट्रांसफ़र किया है, तो उसके लिए वो कर योग्य होगा। कोई स्थायी संपत्ति गिफ्ट के रूप में दी है जो भारत में स्थित है, कोई आभूषण दिया है जो भारत में स्थित है, तो उसके लिए कर योग्य होगा। लेकिन यदि स्थायी संपत्ति या आभूषण
भारत के बाहर उसके अकाउंट वहीं से दिया गया है तो फिर उसके लिए कर योग्य नहीं होगा। जैसे 5 लाख रुपए का उपहार था, वो आपने बैंक के थ्रू सीधे ही लंदन के बैंक में ट्रांसफ़र किया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए कर योग्य हो जाएगा। लेकिन पूना का मकान आपने उपहार में दिया है तो ये कर योग्य नहीं होगा। पूना में दिया है तो ये कर योग्य होगा, लेकिन यदि ये मकान लंदन में होता तो फिर हमारे लिए कर योग्य नहीं होता। मतलब उसके ओरिजिन, जहाँ से भेजने की जगह, जो मेन चीज़ यदि इंडिया में स्थित है, भारत में स्थित है, तो वो कर योग्य होगी। क्योंकि यह मकान भारत में स्थित है तो यहाँ की इनकम भारत में उपार्जित, ऐसा उपहार चूँकि भारत में स्थित है, यहाँ से शुरू हुआ तो ये कर योग्य होगा। पर यदि ये मकान लंदन में होता तो ये कर योग्य नहीं होता। इसी तरह से सपोज़ करो कि शाम भारत में घूमने आया, तब आपने उसको आभूषण दिए, तो जो इस समय भारत में ही है वो, तो ये उपहार क्या हो जाएगा, हमारे लिए कर योग्य हो जाएगा। किंतु यदि आभूषण आपने राम को डायरेक्ट उसके बैंक लॉकर में ट्रांसफ़र किए होते तो फिर हमारे कर योग्य नहीं होते। इसी तरह से यदि 11 लाख रुपए आपने बैंक, जिसने लिखा है 11 लाख रुपए आपने लंदन के सीधे ही बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए उसके विवाह के स्तर पे, तो विवाह पे दिए गए उपहार भी हमारे लिए कर मुक्त नहीं होते, कर योग्य नहीं होते हैं, तो इस पर भी हमको कर नहीं देना होता। तो ये हमारी 3 स्थितियाँ हो गई स्कोप ऑफ इनकम की। एक चीज़ और है इसमें आपका, इसमें हमारा ये है, इस यदि कोई बिना कर लगी आए जो गत वर्ष से पूर्व की है, मतलब प्रीवियस से पुराने किसी साल की कोई इनकम है जिस पर कर नहीं लगा हुआ है, ऐसी कोई विदेशी इनकम, ऐसी कोई विदेशी इनकम यदि गत वर्ष में भारत लाई गई है तो इस पर फिर हमको कभी भी कर शामिल नहीं करना, इस पर हमको आय कर नहीं देना होता है। ये इनकम हमारी कर योग्य नहीं होती है। ऐसी इनकम जो प्रीवियस ईयर से पुरानी हो, विदेशी हो और जिस पर कर नहीं लगा हो, यदि गत वर्ष में भारत लाई गई है तो इस पर हमको कर इस पर नहीं देना होगा। थोड़ा सा हम ब्रीफ कर लें टेबल के अकॉर्डिंग देखकर। तो भारत में जो इनकम आपने प्राप्त की है अथवा प्राप्त की भी समझी गई है, ऐसी इनकम साधारण निवासी के लिए भी कर योग्य होगी, असाधारण के लिए कर योग्य होगी, अनिवासी के लिए भी कर योग्य होगी। ऐसी इनकम जो भारत में कमाई गई है अथवा कमाई गई समझी गई है, चाहे प्राप्त आपने कहीं भी की हो, कमाई भारत में है, वो भी तीनों के लिए ही कर योग्य होगी, साधारण, असाधारण और अनिवासी। पर ऐसी इनकम जो विदेशी इनकम है, विदेशी मतलब भारत के बाहर ही तो आपने कमाई और बाहर ही आपको प्राप्त हुई, उसको क्या बोलते हैं अपन, विदेशी इनकम। तो शुद्ध विदेशी इनकम यदि है तो उसका हम देखेंगे नियंत्रण। यदि नियंत्रण भारत में स्थित है तब तो असाधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी, लेकिन अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होगी। और साधारण निवासी के लिए इनकम हमेशा कर योग्य होती है, चाहे वो विदेशी इनकम हो चाहे वो भारतीय इनकम हो। यदि ऐसी इनकम जो भारत के बाहर कमाई है वहीं आपने प्राप्त की है, यदि उसका नियंत्रण भारत से नहीं होता है तो वो सिर्फ साधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी, असाधारण के लिए भी नहीं होगी और अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होगी। पिछले वर्षों की विदेशी आय जिस पर कर नहीं लगा था, यदि गत वर्ष में भारत लाई गई है तो किसी के लिए भी कर योग्य नहीं होगी। तो ये तरीका है अपनी स्कोप ऑफ इनकम का। अब एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, इसके आगे के एग्जाम्पल आपको ट्राई करना, किसी पॉइंट में दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। बस आपको ध्यान ही रखना है। मैं वापस से रूल आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ इसके अंदर कि नियम अपना ये है कि कोई इनकम जो भारत में उपार्जित की है, उपार्जित मतलब अपने कमाई है अथवा प्राप्त की है, कोई भी एक घटना या दोनों घटना भारत में हुई है, मतलब या तो आपने भारत में कमाया है, प्राप्त कहीं भी किया हो, या आपने भारत के बाहर कमाया है लेकिन प्राप्त भारत में की हो, या दोनों घटना भारत में हो, वो तीनों के लिए ही कर योग्य होगी, तीनों ही स्थितियों के अंदर। विदेशी इनकम किसको बोलेंगे हम, विदेशी आय जो आपने कमाई भी भारत के बाहर है, यानी उपार्जन, जिसको आप बोलें उपार्जित, एवं प्राप्त दोनों घटना यदि भारत के बाहर है तो यहाँ तो कर योग्य होगी ही होगी। फिर अपन देखेंगे नियंत्रण। यदि उसका नियंत्रण भारत से होता है, भारत में है, तो असाधारण के लिए भी कर योग्य होगी, लेकिन इसके लिए कभी भी कर योग्य नहीं होगी। और जो केवल शुद्ध विदेशी आय है, मतलब जिसका नियंत्रण भी भारत के बाहर ही स्थित है, शुद्ध विदेशी आय है, तो सिर्फ साधारण निवासी के लिए होगी, वो यहाँ भी कर योग्य नहीं होगी, यहाँ भी कर योग्य नहीं होगी। और पिछले वर्षों की बिना कर लगी आय, पिछले वर्षों की बिना कर लगी आय विदेशी आय,
यदि भारत में लाई गई है तो किसी भी स्थिति में कर योग्य नहीं होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल। 5,000 रुपये भारत में प्राप्त हुए जो बांग्लादेश में कमाए थे। अब प्राप्त करने की घटना कहाँ घटी है? भारत में। तो ये इसके लिए भी कर योग्य होगी, इसमें भी कर योग्य होगी और इसमें भी कर योग्य होगी। 10,000 रुपये भारत में कमाए किंतु श्रीलंका में प्राप्त हुए। अब यहाँ पे कमाने की घटना कहाँ घटी है? भारत में। तो ये भी हमारी तीनों ही स्थितियों में क्या हो जाएगी? कर योग्य हो जाएगी। साधारण निवासी में भी, असाधारण में भी, अनिवासी में। तीसरा पॉइंट है 8,000 रुपये व्यापार से जापान में कमाए। तो कमाया कहाँ है अपन ने? जापान में, वहीं प्राप्त हुआ है, यानी दोनों घटना हमारी जापान में घटी है। तो ये हमारी हो गई विदेशी इनकम, लेकिन इसका कंट्रोल भारत से होता है। तो ये इनकम साधारण निवासी में भी आएगी और असाधारण में भी आएगी, लेकिन अनिवासी में इनकम शामिल नहीं की जाएगी कर निकालने के लिए। पाकिस्तान में मकान संपत्ति से आए, चूँकि मकान पाकिस्तान में है तो कमाया कहाँ होगा अपन ने? पाकिस्तान में। वहीं आपने बैंक में जमा करा दिया, मतलब प्राप्त कहाँ किया आपने? पाकिस्तान में। ये शुद्ध विदेशी आय है, इसका कोई नियंत्रण भारत से नहीं होता है। ये केवल साधारण निवासी में आएगी, ना तो असाधारण में आएगी, ना ही ये अनिवासी में आएगी। 6,000 रुपये इंग्लैंड में कमाए। कमाए कहाँ है अपन ने? इंग्लैंड में। प्राप्त कहाँ किए हैं अपन ने? इंग्लैंड में। आपको सिर्फ कमाना और प्राप्त करने की जगह देखनी है। प्राप्त करने के बाद आप उसको भारत में लेके आए हैं या नहीं आए हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपने कमाया कहाँ है? इंग्लैंड में। प्राप्त कहाँ किया है अपन ने? इंग्लैंड में। तो ये किस में आएगा? ये सिर्फ आएगा साधारण निवासी में, ना तो असाधारण में आएगा, ना ही ये अनिवासी में आएगा। 4,000 रुपये 2001 की अर्जित विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई। 2001 मतलब पिछले सालों की इनकम है, गत वर्ष में भारत लाई गई है। ये किसी भी स्थिति में शामिल नहीं की जाएगी। अब इस स्थिति में साधारण निवासी है तो इनकम ये वाली होगी, असाधारण है यानी अनिवासी है तो उसकी इनकम होगी 15,000 रुपये की इनकम पे टैक्स देना है। असाधारण निवासी है तो हमें 30,000 रुपये की इनकम पे टैक्स देना है। यदि वो साधारण निवासी है तो हमें 31,000 रुपीज़ की इनकम पे टैक्स देना है। तो ये तरीका है हमारा इनकम निकालने का। इसको हम बोलते हैं स्कोप ऑफ इनकम, आय का क्षेत्र। इसके आगे के एग्जाम्पल्स जो है उसको ट्राई करना, रूल्स को ढंग से समझ के रिवाइज करना। कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछना। यदि कोई दिक्कत नहीं आती है, चैप्टर क्लियर है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो फिर मैं अगले चैप्टर्स की वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूँगी। जब तक आपका मैसेज नहीं आएगा तब तक मैं वेट करूँगी आगे की वीडियो बनाने में। तो यदि आपका चैप्टर पूरा हो जाता है, कोई डाउट आपको नहीं है, तो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे भेज दो कि हाँ मैम हमारा ये पूरा हो गया, तो फिर मैं आगे की वीडियो शुरू कर दूँगी ताकि आपको प्रैक्टिस करने का टाइम प्रॉपर मिल जाए। अदरवाइज़ मैं सोचती हूँ शायद आप चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, आपका पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं नई वीडियो नहीं डालती हूँ। तो आपका यदि चैप्टर क्लियर होते ही मुझे मैसेज कर दो, कोई भी एक स्टूडेंट मैसेज कर दो ग्रुप पर कि मैम हमारे कंप्लीट हो गया है, तो फिर मैं आगे की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो इस चैप्टर को आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन थ्योरी, सपोज को एक एग्जाम में केवल थ्योरी क्वेश्चन आता है कि आप नियम बताइए कि क्या नियम है निवास स्थिति निकालने के। सिंपल थ्योरी क्वेश्चन आता है तो भी आप छोटा सा एक एग्जाम्पल बना के और उसको लिख कर आएंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। यानी क्वेश्चन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है तो भी दोनों सॉल्व करने हैं। केवल थ्योरी है तो आपको प्रैक्टिकल छोटा सा एग्जाम्पल बना के फिर समझाना है कि रूल्स आपको कैसे कैसे फ्रेम करने हैं। आज के लिए इतना ही।